हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोग कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे। वीडियो को एंजॉय करते रहिए। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेचोमेट्री, मल्टी टाइप ऑफ रिएक्शन and representation of reaction. Now, other factors affecting equilibrium constant is temperature. One of the most important factor which affect the equilibrium constant, temperature. Effect of temperature in equilibrium constant. तो log K2 upon K1, दिस इक्वेशन इज द वॉन हॉफ इक्वेशन। ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? 12th में थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर है, वहाँ पे ये वॉन हॉफ रिएक्शन पढ़ाई जाएगी। यह इक्वेशन होती है तुम्हारा log K2 अपान K1 इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 और 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। This equation is known as Van Hoff equation. Here, K1 is the equilibrium constant, not equation, equilibrium constant at temperature T1. At temperature T1. K2 is the equilibrium constant at temperature T2. Delta H, what is delta H? यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। चलिए, अब इस इक्वेशन को मुझे टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन्स अगर टेम्परेचर को T1 से T2 में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 में जाएंगे। उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन मुझे फाइंड करना है। चलिए, यहां से हमने एलसीएम ले लिया T1 T2। क्या किया? एलसीएम, लोवेस्ट मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो यहां पे आ जाएगा log K2 अपान K1 इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये T1 T2 एलसीएम लिया गया है तो ऊपर T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में कुछ केस चलेंगे, केस 1, केस 2, दो टाइप के केस चलेंगे। फर्स्ट केस होगा इफ सेकेंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फर्स्ट टेम्परेचर, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। इस टाइप की प्रोसेस क्या कहलाएगी? T2 इज ग्रेटर देन T1, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब तुम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं जानते होगे। ऐसी प्रोसेस या रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा H क्या रहेगा? जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी वहां पे डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव आएगी। क्या आएगी? निगेटिव आएगी। आप लोग समझदार हैं। डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आएगी। हेंस अब देखो यहाँ पे डेल्टा H निगेटिव आ गया। जब ये निगेटिव आ गया पूरा टर्म, ठीक है, अब देखो तो log K2 upon K1 इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि डेल्टा H निगेटिव आ गया तो यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो log K2 upon K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0 हो जाएगी। जब लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो जाएगी। ये टर्म निगेटिव तो पूरा निगेटिव आएगा ना। ठीक है, क्योंकि T2 upon T2 माइनस T1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो ये टोटल क्या निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये पूरा टर्म ना लेके डायरेक्टली क्या लेस देन 0 ले लिया। इसको अच्छे समझाएंगे कहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका वेरिएशन है तो देखना पड़ रहा है। चलिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं।
वीडियो देखते रहो, मौज मारते रहो। ओके, किसी भी टाइप की शंका, हर शंका का समाधान। अब आता है कि log K2 अपान K1, ठीक है। यहां से ये इसको हमने लिया log K2 अपान K1 लेस देन 0। लॉग की प्रॉपर्टी के इसको एक्सपैंड करेंगे तो log K2 माइनस log K1 लेस देन 0 मीन्स क्या हो जाएगा, log K2 लेस देन log K1। दोनों साइड log है तो log को कैंसिल आउट करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, K2 इज लेस देन K1। रिजल्ट क्या निकल के आया, K2 इज लेस देन K1। ये कैसे हुआ, केस 1 लिया हमने, T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा तो log K2 अपान K1 की वैल्यू लेस देन 0 के बराबर आ जाएगी। यही हमने लिया, log इसको एक्सपैंड कर दिया तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log K2 माइनस log K1 लेस देन 0। इसको इस साइड ले गए तो log K2 लेस देन log K1, दोनों साइड log है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाए K2 लेस देन K1। समझ में आया, सभी को एंजॉय करते रहो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ये फर्स्ट केस आपका डिस्कस हो गया। अब आता है सेकंड केस, इसको रफ कर दें, सेकंड केस लिखते हैं हम लोग। नोट कर लेना। देखो सेकंड केस, केस नंबर 2, इफ प्रोसेस इंडोथर्मिक, कैसी प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। उस टाइप की प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा कि T1 क्या था, क्या हो जाएगा कि, ठीक है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक न रह के इस बार इंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सभी समझ में है, डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा तो log K2 अपान K1 इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन 0। इसको एक्सपैंड कर लीजिए तो ये बन जाएगा log K2 माइनस log ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0, log K2 ग्रेटर देन log K1 means K2 is greater than K1। It is the second case। एक प्रोसेस इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। याद कर लो, जब भी कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा वहां पे ऑलवेज डेल्टा एच की वैल्यू कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक्सोथर्मिक होगा डेल्टा एच कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया तो ये टोटल वैल्यू का ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो log K2 अपान K1 इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू को मिला के यहाँ से एक्सपैंड किया गया और यहाँ कैंसिल दोनों हो जाएगा, ये बने K2 इज ग्रेटर देन K1। सभी को समझ में आया। अब देखो
यहां पे तुमने क्या किया, अब देखो, तो यहां पे एक नोट लिखो कि इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक और नोट लिख लो, यहां पे लिख लेना, सभी लोग नोट लिख लेना, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस for exothermic process temperature is increase कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, एंडोथर्मिक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ केस, केस 1 केस 2। सभी को समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग, मौज मारते रहो, पढ़ाई करते रहो, समझ में है ना। देखिए, अब आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लिखो। नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज इन reactant oblique product does not affect in equilibrium constant, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, याद रहेगा ना सब कुछ। अगला है इफेक्ट तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज, एडिशन ऑफ inert gases effect on equilibrium
कांस्टेंट। देखो अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हमें समझना है। तो लिख लो डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट on addition of inert गैस। कोई भी इनर्ट गैस किसी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रिएक्शन में ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब फॉर ए सम टाइम। इस बात को 1000 रुपया की नोट में नोट डाउन कर लो, खुशी खुशी पढ़ो। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो भी इफेक्ट तुमको बताया टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको देखते हैं। तो सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये एक जेई क्वेश्चन है। क्वेश्चन में A goes to 2B plus 3C, all are in product are in gaseous phase and reactants are in solid phase. If concentration of B, इसकी concentration is doubled, 2 times कर रहे हैं at equilibrium, then find concentration of C at equilibrium। ठीक है, देन फाइंड न्यू कंसंट्रेशन ऑफ C। यहाँ पे न्यू लिख लो, NEW, यहाँ पे लिख लो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट डाउन करो। K इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3। अब B कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया गया, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा ना, K तो K ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, K रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन तुम्हारी क्या है, बढ़ गई, B का 2 टाइम्स हो गया, और C का न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मान लीजिए C की न्यू कंसंट्रेशन C डैश है। क्या है, C डैश। अब देखो दोनों को इक्वल है, इक्वल कर देंगे तो यहां से आ जाएगा B C, ये आ जाएगा 2B का स्क्वायर C डैश Q। इसको ले लेंगे तो B C का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और B का स्क्वायर, और यहां से C डैश का Q। क्लियर?
अब देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। अब ये क्या बन गया, सी डैश न्यू कंसंट्रेशन है, पुरानी कंसंट्रेशन क्या है, सी है, तो यहां से लगा रहे हैं हम लोग। देखो तो लगाएंगे तो क्या बनेगा, सी डैश लगाते नहीं बनना है, सी डैश का क्यूब ये वैल्यू इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर बाई 4। पॉइंट समझ में आया सभी को। अब देखो ध्यान से समझना सब लोग, यहां पे गलत हो गया, यहां पे सी कितना है, क्यूब है, यहां पर भी सी कितना है, क्यूब है, तो फिर यहां पर भी सी कितना आएगा, क्यूब आएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब देखो ये हो जाएगा सी डैश, ठीक है, सी डैश से कंसंट्रेशन ही डालना है, तो हो जाएगा सी की पावर 3/4 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये वाला उधर 1/3 में जाएगा ना। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, c की पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइड में 4 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, c/4 की पावर 1/3। दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन। समझ में आया सभी के, ये सी डैश क्यूब है, उधर जाएगा तो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टोटल का 1/3 लेंगे ना, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर सी बचा, नीचे क्या है 4 की पावर 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, ओके। So students, this question is also from JEE problems. FeOH का whole thrice solid state reversible to Fe+3 aqueous plus 3OH minus aqueous में ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। If concentration of OH minus is decreased to 1/4 times at equilibrium, then find concentration of Fe+3 is increased by, मतलब Fe+3 की कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगा इसको डिस्क्राइब करना है। 64 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 1/64 टाइम्स होगा। सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, कमेंट में इसका आंसर देंगे। समझ में आया सभी को। वीडियो को एंजॉय करना है, उसको बोझ बनाकर नहीं देखना ही देखना है, ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉय करते हुए सॉल्व कीजिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस रिएक्शन राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो के आ जाएगा, के इस सॉल्ट का लेंगे नहीं तो प्रोडक्ट का आएगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा +3, ठीक है, इक्वल्स का लेंगे OH माइनस का पावर 3 आ जाएगा। सभी को समझ में है, जो यहाँ पे होता है पावर में जाएगा ना, इसलिए पावर में आ गया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिक्रीज टू 1/4, अब सेकेंड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कुछ देर पहले बताया था कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe+3 और यहाँ पे 1/4 OH
माइनस की पावर 3। सभी के समझ में आए? अब देखो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, ये बचेगा ना, तो नया वाला। अब देखो तो कैंसिल नहीं होना क्योंकि Fe+3 में चेंज पूछा गया है ना, तो इसको स्टार बना लेंगे, इसको स्टार बना लेंगे, इसके टर्म में आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया ना? Fe+3 का पूछा गया इसलिए इसके टर्म इसको स्टार बना लिया हमने, डैश भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे ना, इसलिए। थोड़ा सा रफ करते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा Fe+3 OH माइनस की पावर 3 इक्वल टू Fe+3, इसको स्टार बना दिया हमने, स्टार। इसके बाद 1/4 OH माइनस की पावर 3। क्लियर? अब देखो तो ये बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, एच रहेगा ये OH माइनस की पावर 3 इक्वल टू Fe+3 स्टार, ये इसका पावर 3 है तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 1/64 इंटू OH माइनस की पावर 3। तो OH माइनस की पावर 3, OH माइनस की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना था, इसको इस साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। Fe+3 इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आए, 64 इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 64 टाइम्स Fe+3 मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब चेंज आएगा 64 टाइम्स जाएगा तुम्हारा, कितना जाएगा तुम्हारा, 64 टाइम्स जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया?